हेलो स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 3 में SCR की VI करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने गेट पल्स को अप्लाई करना पढ़ा था। तो हम लोग अब बात करते हैं एक बार फिर से SCR के बारे में। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जो SCR रहता है, ये क्या है, हमारी 4 लेयर वाली डिवाइस है, जिसमें क्या होता है, क्रम से PN लेयर होती है और गेट को कैथोड के पास वाली लेयर से कनेक्ट किया जाता है। तो इस गेट पर पॉजिटिव सप्लाई देकर उसे ट्रिगर किया जाता है या टर्न ऑन किया जाता है। और SCR में 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 और J3। तो जो ये यहाँ पे हमारा होता है, ये J1, ये J2 और ये J3। तो इस तरीके से अगर इसके VI करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रिवर्स वाइज कंडीशन में A को हम कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज देते हैं और K को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो जंक्शन J1 और J3 है, ये हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स वाइज हो जाता है, जबकि J2 हमारा फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। तो रिवर्स वोल्टेज को अधिक बढ़ाने पर क्या होता है, J1 और J3 में ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे क्या होता है, SCR में धारा का प्रवाह होने लगता है। इसे SCR का रिवर्स कंडक्शन स्टेट कहा जाता है। अब जो ये धारा का प्रवाह होता है, वो क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। यदि SCR का एनोड कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव होता है, अर्थात जो हमारा एनोड है ये पॉजिटिव हो गया और ये कैथोड नेगेटिव हो गया, तो J1 J3 हमारे किस में हो जाते हैं, J1 J3 हो जाते हैं हमारे फॉरवर्ड वाइज में, जबकि जो J2 है वो हमारा हो जाता है रिवर्स वाइज में। J2 के रिवर्स वाइज में होने के कारण क्या होता है, SCR में धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन लीकेज करंट का फ्लो होता है। इस स्थिति में SCR का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट कहते हैं। यदि वोल्टेज को अधिक कर दिया जाए तो क्या होता है, जंक्शन J2 में ब्रेकडाउन होने के कारण SCR में बहुत तेज़ी से धारा प्रवाहित होती है और SCR पर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है, जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट है और ये हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में हमने मतलब वोल्टेज को अधिक किया, तो अधिक करने से क्या है, जंक्शन J2 का हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब जंक्शन J2 में ब्रेकडाउन हो जाता है, और जिसके कारण क्या है, SCR में बहुत तेज़ी से धारा का फ्लो होता है और SCR पर वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। इसे SCR का हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। ये हमारी SCR की फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट कहलाती है। जिस वोल्टेज पर यह ब्रेकडाउन होता है उसे हम क्या कहते हैं, SCR की ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक, तो ब्रेक ओवर वोल्टेज है। अब गेट कंट्रोल हम किस तरीके से करते हैं, तो जो हमारा SCR है, इसे फॉरवर्ड वाइज स्टेज में यदि हम उसको ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऑन करना चाहते हैं, अर्थात जो हमारा SCR है इसको हम ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम करना चाहते हैं। जो ब्रेक ओवर वोल्टेज हमारी क्या है, BO फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है ये। इससे पहले अगर हमें इसे टर्न ऑन करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम गेट को ट्रिगरिंग करेंगे, अर्थात SCR को ऑन करने की जो क्रिया होती है उसको क्रिया को फायरिंग या ट्रिगरिंग कहते हैं। तो इसमें क्या है कि एक बार के ऑन होने के पश्चात जो गेट धारा है उसे हटा भी दें तो क्या होता है, हमारा जो SCR है वो टर्न ऑन अवस्था में ही रहता है। जहां हमने पीछे अभी पढ़ा था, जो पिछले लेक्चर में, तो हमने एक स्विच S पढ़ा था, जो क्या था, हमारे गेट से कनेक्ट था। मतलब उसे हम गेट से कनेक्ट करते थे तो गेट पे सिग्नल जाता था, और नहीं कनेक्ट करते थे तो गेट पे सिग्नल नहीं जाता था। एक बार उस फिगर को देखेंगे। ये फिगर था हमारा, जहाँ पे क्या था, इस गेट को कनेक्ट करते थे तो गेट से करंट फ्लो मतलब गेट में सिग्नल जाता था। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि हम अलग अलग गेट करंट्स देंगे और अलग अलग गेट करंट्स पर VI करैक्टरिस्टिक्स में किस तरीके से परिवर्तन होगा।
तो जो हमारा SCR रहता है, इसकी करैक्टरिस्टिक में हमने क्या किया, हमने अलग अलग गेट करंट्स दी। तो ये गेट करंट्स क्या है, IG1, IG2, IG3, IG4। तो इस तरीके से गेट धारा का मान बढ़ाने पर क्या होता है, SCR कम वोल्टेज पर ही ट्रिगर हो जाता है। तो जैसे हमने कोई सबसे पहले IG1 ली, तो ये IG1 इतनी वोल्टेज पे ये ट्रिगर ऑन हुआ, मतलब कि हमारा SCR ऑन हुआ। हमने और गेट करंट बढ़ाई तो ये हमारा IG2 पे हो गया, और बढ़ाई तो IG3 पे, और बढ़ाया तो IG4 पर ये ट्रिगर हो गया। यदि SCR के गेट पर हम गेट करंट अप्लाई करते हैं तो यह क्या होता है, यह ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ही ट्रिगर हो जाता है, अर्थात जल्दी टर्न ऑन हो जाता है। और यदि गेट करंट को और अधिक बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ट्रिगरिंग और जल्दी होती है, अर्थात और पहले ही हो जाती है और ज़्यादा जल्दी होती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं गेट पल्स को, वह और जल्दी ट्रिगर होने लगती है। अर्थात थायरिस्टर की ट्रिगरिंग क्या है, उसकी गेट करंट द्वारा कंट्रोल की जाती है। हम यह भी देखते हैं कि जैसे जो गेट करंट का मान है उसकी रेटेड से अधिक ना हो। अच्छा, रेटेड से मतलब है कि जो उसकी मैक्सिमम गेट करंट है उससे अधिक ना हो, नहीं तो क्या है, यह डिवाइस नष्ट हो जाएगी। इसके साथ यह भी जानना ज़रूरी है कि यह एक बार गेट करंट अप्लाई करने के बाद यदि SCR ट्रिगर हो जाता है, हमने गेट करंट अप्लाई की और SCR ट्रिगर हो जाता है, तो उसको ऑन रखने के लिए गेट धारा का बना रहना आवश्यक नहीं होता। अर्थात जो हमारी गेट करंट है, अगर हम उसके स्विच को टर्न ऑन ऑफ भी कर दें SCR को ऑन करके, तो फिर SCR क्या है, टर्न ऑफ नहीं रहेगा, वो क्या है, ऑन अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उसमें फ्लो होने वाली करंट जो है उसकी रेटेड होल्डिंग करंट से अधिक बनी रहेगी। तो जो हमारी हमने होल्डिंग करंट पड़ी थी, उस होल्डिंग करंट से अगर उसकी वैल्यू अधिक है तो वह टर्न ऑन अवस्था में बना रहेगा, चाहे फिर उसके लिए हमें दूसरी ही विधियों का उपयोग करना पड़ेगा उसे टर्न ऑफ करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके द्वारा कैसे हो जाता है, गेट जो होता है, गेट के द्वारा ये जो सर्किट है SCR है वो टर्न ऑन कैसे हो जाता है। तो हम जब देखते हैं कि जो हमारा जंक्शन P और यानी ये J1 है, ये J2 है, ये J3 है, तो जंक्शन J1 और J3 हमारी कौन सी अवस्था में है, फॉरवर्ड वाइस में है, अर्थात यहाँ पर आवेशों का चालन होगा। लेकिन जो गेट वाला है, इस गेट में जैसे ही हम सिग्नल देते हैं तो ये क्या होता है, इस जो जंक्शन J2 रिवर्स वाइस में है, इसका बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पर यह अपने चार्ज कैरियर्स पहुँचा देता है और ये क्या होते हैं, इस बैरियर को पार करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये जंक्शन का बैरियर सिकुड़ने लगता है और एक बार जब इसमें चालन प्रारंभ हो जाता है तो क्या होता है, हम गेट करंट हटा भी लेते हैं तब भी क्या होता है, एनोड और कैथोड के बीच में चालन प्रारंभ रहता है और हमारा SCR क्या है, टर्न ऑन हो जाता है। अब हम बात करते हैं फायरिंग एंगल की, कि फायरिंग एंगल या फायरिंग कोण क्या होता है। तो वह एंगल जिस पर SCR फायर करता है या टर्न ऑन होता है, ट्रिगरिंग होती है उसकी, वो हमारा क्या कहलाता है, फायरिंग एंगल कहलाता है। अर्थात जो SCR के फॉरवर्ड वाइस होने के बाद भी, जो एनोड और कैथोड के मध्य फॉरवर्ड सापेक्ष अधिक वोल्टता के बाद भी वह तुरंत फायर नहीं होता है, बल्कि वह तब फायर होता है जब क्या होता है, उसकी एनोड और कैथोड वोल्टेज उसकी ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक हो जाती है। अर्थात जो हम गेट करंट अप्लाई करते हैं उसे अप्लाई करके उसे कम वोल्टेज पर ट्रिगर किया जाता है। अगर हम गेट करंट अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, वह ब्रेक ओवर वोल्टेज पर ही ट्रिगर होता है, अर्थात टर्न ऑन होता है। लेकिन जब हम गेट करंट अप्लाई करते हैं और वो ब्रेक ओवर तो वो क्या होता है, ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ही टर्न ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से गेट करंट अप्लाई करके उसे कम वोल्टेज पर ट्रिगर किया जाता है। और संदर्भित समय में क्या है, समय दूरी जिस पर SCR फायर होता है वह उसका एंग क्या कहलाता है, फायर एंगल कहलाता है। अर्थात SCR के फॉरवर्ड वाइस होने के बाद भी उसको फायर होने में लगने वाला समय जिसे एंगल के रूप में व्यक्त किया गया हो, वह हमारा क्या कहलाएगा, SCR का फायरिंग एंगल कहलाएगा। हाँ, इस फायरिंग एंगल को हम अल्फ़ा से प्रेजेंट करते हैं। तो जो इस तरीके से ये अल्फ़ा दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, फायरिंग एंगल है। और फायर होने के पश्चात वह एंगल
बीटा द्वारा दर्शाई गई समय अवधि के लिए ऑन रहता है, अर्थात जो हमारा ये बीटा रहा ये टाइम, इस टाइम के लिए क्या है, ये टर्न ऑन रहा। और इस एंगल ये जो अल्फा हो गया, इस इतना टाइम किस में लगा, उसको टर्न ऑन होने में। तो टर्न ऑन होने में जो लगा, तो ये हमारा क्या कहला रहा है, टर्न ऑन होने वाला ये टाइम, ये हमारा टाइम कहला रहा है फायरिंग एंगल। इसे चाहे इस तरफ देखें चाहे इस तरफ देखें, नेगेटिव साइकिल में देखें चाहे पॉजिटिव साइकिल में देखें, तो ये अल्फा हमारा कहला रहा है टर्न ऑन एंगल। और जितने समय के लिए वो टर्न ऑन रह रहा है वो हमारा क्या कह रहा है, एंगल बीटा। तो इस तरीके से फायर होने के पश्चात SCR जितने एंगल तक ऑन रहता है उसे उसका कंडक्शन एंगल या बीटा कहलाता है, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। तो SCR पर यहाँ पर फायर किया जाएगा और यहाँ एंगल क्या है, फायरिंग एंगल अल्फा कहलाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा SCR का फायरिंग एंगल कहलाता है। तो SCR फॉरवर्ड वाइस में दिए जाने के अल्फा एंगल के बाद फायर होता है, और बीटा एंगल के लिए क्या रहता है, वह फायर या टर्न ऑन रहता है। तो फायरिंग एंगल अल्फा और कंडक्शन एंगल क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। तो इस तरीके से जितनी देर के लिए वह टर्न ऑन होता है वह हमारा बीटा कहलाता है, और जितना समय लगता है उसे टर्न ऑन होने में वह एंगल हमारा क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है, अर्थात जितनी देर के लिए वह टर्न ऑफ रहता है, जबकि गेट पल्स देने के बाद। तो इस तरीके से ये हमारा फायरिंग एंगल कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस ऑफ थायरिस्टर, अर्थात थायरिस्टर की विशेषताएं। तो हमने देखा कि जो थायरिस्टर है इनका उपयोग हम अनेकों जगह करते हैं और इनको विभिन्न प्रकार के कंट्रोलिंग परिपथों में यूज किया जाता है। थायरिस्टर भी क्या होते हैं, विभिन्न रेटिंग में उपलब्ध रहते हैं, अर्थात हमें किसी एप्लीकेशन में थायरिस्टर के प्रयोग करने से पूर्व उसकी आवश्यकताओं को जानना चाहिए, अर्थात किस तरीके के थायरिस्टर की हमें ज़रूरत है, उस परिपथ में किस रेटिंग का थायरिस्टर प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस थायरिस्टर की स्पेसिफिकेशन का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, अर्थात हमें थायरिस्टर की विशेषताओं के बारे में जानना जरूरी है कि थायरिस्टर किस तरीके का होना चाहिए। तो जो ये टॉपिक है इसमें हम थायरिस्टर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जो थायरिस्टर रहता है ये सबसे महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन उसकी वोल्टेज और धारा रेटिंग होती है, अर्थात कितनी वोल्टेज और कितनी करंट पे वह ऑपरेट हो सकता है, अर्थात वह अधिकतम कितनी वोल्टेज को सहन कर सकता है और कितनी करंट को, कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है। इसके अलावा थायरिस्टर का जंक्शन टेम्परेचर भी उसका क्या है, महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन है। इन स्पेसिफिकेशंस के अलावा और भी महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशंस हो जाते हैं, जैसे होल्डिंग करंट, लैचिंग करंट, रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑफ टाइम, ऑन स्टेट वोल्टेज, फिंगर वोल्टेज, गेट करंट, गेट पावर लॉस और आदि। तो इस तरीके से ये हमारे सारे स्पेसिफिकेशंस हो जाते हैं। तो थायरिस्टर को पढ़ने के बाद हमें इनके स्पेसिफिकेशंस को जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन हमारा होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी, अर्थात थायरिस्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी अर्थात धारा पास करने की क्षमता। जो हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है ये होती है धारा को पास करने की क्षमता, अर्थात उससे कितनी धारा गुजर सकती है या कितनी धारा बहन करने की क्षमता रखता है, और उसके बाद वह क्या है, सुरक्षित रूप से अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित उसमें की जा सकती है और उसमें कोई लॉस ना हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, थायरिस्टर की करंट रेटिंग कहते हैं। तो जो ये करंट रेटिंग है ये दो प्रकार से की जाती है, एक तो कंटिन्यूस निरंतरता की स्थिति में और एक इंटरमिटेंट अर्थात बहुत कम समय के लिए कार्यशीलता की स्थिति में। तो हम देखते हैं कि हम अगर एक मैक्सिमम पावर को ज़्यादा देर तक किसी सर्किट में फ्लो कराते हैं तो वो सर्किट हीट अप होने लगता है और धीरे धीरे वह उसके नष्ट होने की संभावना बढ़ने लगती है। जबकि अगर हम वही करंट कुछ कम देर के लिए अप्लाई कराते हैं तो क्या होता है, उसकी मतलब जो उसकी नष्ट होने की क्षमता या कार्यशीलता है उस पर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से हम जो करंट रेटिंग करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा कंटिन्यूस
या निरंतरता की स्थिति में, और दूसरा हो गया इंटरमिटेंट अर्थात बहुत कम समय के लिए कार्यशीलता की स्थिति में। तो इस तरीके से ये हमारी दो टाइप के करंट कैरिंग कैपेसिटी के पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे थायरिस्टर की वोल्टेज रेटिंग की। थायरिस्टर की वोल्टेज रेटिंग अर्थात वोल्टेज रेटिंग ऑफ थायरिस्टर। तो थायरिस्टर की वोल्टेज रेटिंग से जो हमारा तात्पर्य रहता है वह रहता है उसकी वोल्टेज सहन करने की क्षमता से, अर्थात हमने कोई कंडीशंस दी उन पर उस पर वह सुरक्षित रूप से कितने वोल्टेज को उस पर वहन किया जा सकता है या उस पर अप्लाई किया जा सकता है, तो वह हमारी क्या कहलाती है, थायरिस्टर की वोल्टेज रेटिंग कहलाती है। तो थायरिस्टर की वोल्टेज रेटिंग सामान्यतः PIV अर्थात पीक इनवर्स वोल्टेज के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी थायरिस्टर की पीक इनवर्स वोल्टेज के जरिए शो होती है। तो अब हम बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज की कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। तो वह मैक्सिमम वोल्टेज जिसको डिवाइस क्या होती है आसानी से रिवर्स वाइस में बिना ऑन हुए सहन कर सके, अर्थात जो हमारा SCR है वो बिना ऑन हुए सहन कर सके, उससे क्या कहते हैं हम पीक इनवर्स वोल्टेज या PIV कहते हैं। इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, PI और B। तो इस तरीके से ये हमारी क्या कहलाती है, पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाती है। तो डिवाइस के अक्रॉस जो लगाया गया रिवर्स वोल्टेज होता है वह कभी भी पीक इनवर्स क्षमता से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, अर्थात जो हम रिवर्स वोल्टेज यूज कर रहे हैं वो पीक इनवर्स वोल्टेज से कम ही होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन ताप। तो किसी भी अर्धचालक युक्ति की टेम्परेचर रेटिंग वह होती है जो कि निर्माता द्वारा स्पेसिफाइड होती है, और परिपथ में थायरिस्टर को कनेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो निर्दिष्ट सीमा है अर्थात जो विनिर्दिष्ट सीमा है उससे अधिक ना हो, अन्यथा क्या है वह हमारा थायरिस्टर क्या है डैमेज हो जाएगा। तो जो हमारा जंक्शन टेम्परेचर रहता है वह क्या है टेम्परेचर रेटिंग दी होती है उसको कि इस अर्धचालक युक्ति को हम इतने टेम्परेचर तक यूज कर सकते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं परिपथ में थायरिस्टर को कनेक्ट करते समय इस बात को विशेष ध्यान रखते हैं कि जो ताप विनिर्दिष्ट की सीमा है या ताप सहन करने की सीमा है उससे अधिक ताप नहीं हो पाए। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ऑन स्टेज वोल्टेज। तो जो ये ऑन स्टेज वोल्टेज होती है ये थायरिस्टर के कंडक्शन स्टेट में आ जाने के बाद उसके एनोड और कैथोड के मध्य का वोल्टेज होता है। इस वोल्टेज को हम ऑन स्टेज वोल्टेज कहते हैं, जो हमारे थायरिस्टर के कंडक्शन स्टेट में आ जाने के बाद उसमें एनोड और कैथोड के मध्य का वोल्टेज होता है। इसका मान 1 से लेकर 4 वोल्ट तक होता है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाता है ऑन स्टेज वोल्टेज कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा फिंगर वोल्टेज। तो फिंगर वोल्टेज वह मिनिमम वोल्टेज होता है जो थायरिस्टर के एनोड और कैथोड के मध्य लगने पर थायरिस्टर कंडक्शन रीजन में आ जाता है। तो वह हमारा क्या कहलाता है फिंगर वोल्टेज कहलाता है। और जो हमारा ऑन स्टेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है कंडक्शन स्टेट में आ जाने के बाद एनोड और कैथोड के मध्य का वोल्टेज होता है। तो इस तरीके से इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, जो फिंगर वोल्टेज रहता है वह हमारा कंडक्शन मोड मतलब कंडक्शन एनोड और कैथोड के मध्य थायरिस्टर कंडक्शन रीजन में आता है, तब वो मिनिमम वोल्टेज होता है वो हमारा क्या लगाता है फिंगर वोल्टेज कहलाता है। और जो हमारा ऑन स्टेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है कंडक्शन स्टेज में आ जाने के बाद एनोड और कैथोड के मध्य का वोल्टेज हमारा ऑन स्टेज वोल्टेज कहलाता है। इसके बाद आते हैं रेट ऑफ राइट ऑफ वोल्टेज या dB/dt रेटिंग। तो जो थायरिस्टर रहता है इसके अक्रॉस वोल्टेज परिवर्तन की वह अधिकतम सीमा या वह मैक्सिमम दर जो डिवाइस को टर्न ऑन ना करे उसकी dB/dt रेटिंग कहलाती है। तो
जो हमारी डिवाइस रह रही है, जो हमारा SCR रह रहा है, वह उस थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज परिवर्तन की वह अधिकतम सीमा होती है जिसमें कि थायरिस्टर को वह टर्न ऑन ना करे। तो वह उसकी रेटिंग क्या कहलाती है, dV/dt, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह अधिकतम वोल्टेज परिवर्तन की दर जिसको थायरिस्टर बिना ऑन हुए सहन कर सकता है। अर्थात जिसे हमारा जो थायरिस्टर है या SCR है वो बिना ऑन हुए सहन कर सकता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी dV/dt रेटिंग कहलाती है। तो थायरिस्टर की जो dV/dt रेटिंग रहती है यह dV/dt से अधिक हो जाएगी तो क्या है, वह टर्न ऑन हो जाएगा। अर्थात जो हमारी इस रेटिंग है, इस रेटिंग से अगर अधिक वोल्टेज हो जाएगी तो हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन अवस्था में आ जाएगा, और इससे कम रेटिंग रहेगी तो हमारा क्या है, थायरिस्टर उस वोल्टेज को सहन कर सकेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, अर्थात dV/dt। अगला टॉपिक है हमारा वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर। तो थायरिस्टर को की सुरक्षित कार्यशीलता हेतु क्या करते हैं, उसकी नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग से काफ़ी कम रखी जाती है। अर्थात जो हमारा थायरिस्टर रहता है वह सही से कार्य करे, अर्थात उसको मतलब बिना किसी लॉस के काम करे। तो क्या करते हैं, उसका जो नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज है उसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज से काफ़ी कम रखते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर होता है इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, BF से। तो BF क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज अपॉन 2 इंटू RMS वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो पीक इनवर्स वोल्टेज अपॉन √2 इंटू RMS वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है जिससे हम इसे सॉल्व करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लैचिंग करंट या लैचिंग धारा। तो वह न्यूनतम धारा होती है जो थायरिस्टर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेज में ले जाने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात जो यह लैचिंग करंट है वह करंट होती है जो क्या होती है, और थायरिस्टर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में ले जाने के काम आती है, अर्थात ले जाने हेतु आवश्यक होती है, लैचिंग धारा कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह न्यूनतम धारा होती है जो थायरिस्टर को ट्रिगर करने हेतु आवश्यक होती है, और ये धारा हमारी क्या कहलाती है, लैचिंग धारा। इसका मान किस में होता है, मिली एम्पियर में होता है। तो इस तरीके से लैचिंग करंट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू लैच द डिवाइस फ्रॉम इट्स ऑफ स्टेज टू इट्स ऑन स्टेट। It can also be defined as the minimum value of current required to trigger the device. Its value is in milliamperes. अगला पॉइंट है हमारा होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट तो इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, IH से। तो जो SCR को ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में लाने के लिए क्या है, उसमें जो न्यूनतम धारा प्रवाहित होती है उसे हमने पढ़ा कि वो कौन सी होती है, लैचिंग धारा होती है। तो इसी तरीके से ऑन थायरिस्टर को ऑन अवस्था में बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम धारा फ्लो होनी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, होल्डिंग करंट कहते हैं। अर्थात जो हमारा थायरिस्टर ऑन हो गया है वो ऑन अवस्था में बना रहे, तो उसके लिए हम एक करंट की वैल्यू की आवश्यकता होती है जिसे हम क्या कहते हैं, होल्डिंग करंट कहते हैं। तो क्या होता है, वह ऑन अवस्था में बना रहता है। तो यदि किसी ऑन थायरिस्टर में प्रवाहित धारा को उसकी रेटेड होल्डिंग करंट से कम कर दें, अर्थात जब हमारा कोई थायरिस्टर टर्न ऑन है और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो मतलब जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उस धारा को हम रेटेड होल्डेड करंट से कम कर दें, तो होल्डिंग करंट से कम होगी तो होते ही क्या है, कम होते ही वह ऑफ हो जाएगा। और सामान्यतः थायरिस्टर की रेटेड होल्डिंग करंट का मान उसकी लैचिंग धारा से कुछ कम होता है, अर्थात जो लैचिंग धारा है उससे कुछ कम वैल्यू को रखा जाता है जिस पर कि हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट थी जिनके बारे में
हमने अभी पढ़ा समझा और इनको हमने BI कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था। तो अब बात करते हैं हम गेट करंट की, कि गेट करंट क्या होता है। तो गेट करंट थायरिस्टर की एक महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन होती है। गेट करंट को थायरिस्टर के गेट पर ट्रिगर किया करे हेतु अप्लाई किया जाता है। जैसा कि हमने पीछे सर्किट्स में देखा था कि जो हम एक स्विच एस हो रहा था जो गेट से कनेक्ट था, तो इस स्विच एस को जो हम गेट से कनेक्ट करते थे तो एक सिग्नल जाता था जिससे कि गेट में करंट का फ्लो होता था। तो इस गेट करंट को थायरिस्टर के गेट पर ट्रिगर हेतु अप्लाई किया जाता है, अर्थात इसका उपयोग थायरिस्टर के टर्न ऑन के लिए किया जाता है। तो इसकी जो न्यूनतम और अधिकतम सीमा होती है, अर्थात न्यूनतम गेट करंट जो है वह न्यूनतम करंट होती है जिसमें थायरिस्टर को ट्रिगर करने के लिए गेट पर अप्लाई करना आवश्यक होता है। अर्थात उस न्यूनतम सीमा से कम का अगर सिग्नल हम गेट सिग्नल को दे रहे हैं तो क्या होगा, वह हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन नहीं होगा। अर्थात यदि गेट करंट का मान उसकी रेटेड मिनिमम वैल्यू से कम होगा तो जो करंट थायरिस्टर को ऑन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा और थायरिस्टर क्या है, ट्रिगर नहीं होगा। तो इस तरीके से जो गेट करंट का मिनिमम गेट करंट का मान रहता है वो राइज ऑफ करंट पर, रेट ऑफ राइज ऑफ करंट पर निर्भर करता है। तो ये क्या हो गया, हमने बात करी मिनिमम गेट करंट या न्यूनतम गेट करंट की। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम गेट करंट या अधिकतम गेट करंट की। तो अधिकतम गेट करंट जिसको थायरिस्टर के गेट पर सुरक्षित रूप से अप्लाई किया जा सकता है, अर्थात यदि गेट करंट का मान उसको रेटेड IG मैक्सिमम से अधिक हो जाए तो क्या होता है, करंट थायरिस्टर के गेट को नष्ट कर सकती है। अर्थात वह मैक्सिमम करंट हमने अगर इसके लिए डिसाइड कर दी कि इससे अधिक अगर हम यूज कर रहे हैं करंट को तो वो क्या होगा, वो उसको थायरिस्टर को टर्न ऑफ नष्ट कर देगा। उससे कम वैल्यू तक क्या है, हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन होगा और वह क्या है, सारी वैल्यूज़ को सही से देगा। लेकिन जैसे ही अगर हम इस IG मैक्सिमम से ऊपर के करंट को यूज करते हैं तो क्या होगा, हमारा थायरिस्टर नष्ट हो जाएगा या फिर गलत रीडिंग्स देगा। तो इस तरीके से जो हमने गेट पर अप्लाई करने वाली धारा का मान है उसकी रेटेड IG मिनिमम और IG मैक्सिमम के बीच में रखते हैं, अर्थात अधिकतम गेट करंट और न्यूनतम गेट करंट के बीच में ही हम इस वैल्यू को रखते हैं। इससे क्या होता है, गेट धारा का मान जितना अधिक रखा जाता है थायरिस्टर की ट्रिगरिंग उतनी ही जल्दी होती है। अर्थात जो हमारा कम वोल्टेज के मान पर ही थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन हो जाता है। जैसे हमने BI कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि जो हमारा BBO था, ब्रेक ओवर वोल्टेज था, उससे पहले ही हम थायरिस्टर को टर्न ऑन कर सकते थे। कब, जितनी जल्दी हम जितना अधिक गेट करंट प्रोवाइड कराएं। तो हमने ये देखा था उसमें। अब हम बात करते हैं गेट पावर लॉस। गेट पावर लॉस, तो गेट पावर लॉस क्या होता है, थायरिस्टर के गेट और मेन टर्मिनल के मध्य प्रवाहित होने वाली गेट करंट से होने वाली औसत शक्ति हानि को क्या कहते हैं, हम गेट पावर लॉस कहते हैं। अर्थात जो हमारा थायरिस्टर का गेट रहा और उसके मेन टर्मिनल के से प्रवाहित होने वाली गेट करंट से होने वाली औसत शक्ति हानि को क्या कहते हैं, गेट पावर लॉस कहते हैं। इसका मान मिलीवाट में होता है और इसे AC सिग्नल का यूज करके कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा ये लॉस रहता है इसको हम AC सिग्नल को यूज करके कम कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है टर्न ऑन टाइम, अर्थात ऑन रहने का टाइम। तो थायरिस्टर क्या एक बहुत तेज स्विचिंग डिवाइस होती है, फिर भी उसको ट्रिगर करने के पश्चात उसे पूरी तरह से कंडक्शन में जाने के लिए एक निश्चित समय लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसका टर्न ऑन टाइम या रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाता है, टर्न ऑन टाइम या रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। तो जो ये टर्न ऑन टाइम होता है ये 150 से 200 माइक्रोसेकंड के बीच में होता है। अगला पॉइंट है हमारा टर्न ऑफ टाइम। टर्न ऑफ टाइम, तो जो टर्न ऑफ टाइम रहता है वह समय रहता है जो SCR को ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में ले जाने में लगता है, अर्थात उसे टर्न ऑफ टाइम कहते हैं, जो कि
उसे ऑन से ऑफ स्टेट में ले जाने में लगता है। तो इस तरीके से इसका मान सामान्यतः SCR के लिए 50 से 100 माइक्रोसेकंड होता है और हाई फ्रिक्वेंसी SCR के लिए क्या होता है, ये और कम होता है, 10 से 20 माइक्रो सेकेंड। तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाता है, टर्न ऑफ टाइम कहलाता है। आखिरी जो स्पेसिफिकेशन है वो है DI/dt रेटिंग। तो ये क्या है, DI/dt क्या है, मैक्सिमम करंट परिवर्तन की दर, अर्थात मैक्सिमम करंट परिवर्तन की दर जो थायरिस्टर ऑन स्टेट में सहन कर सकता है, उसकी DI/dt रेटिंग कहलाती है। तो इस तरीके से जो हमारा थायरिस्टर रहता है तो उसकी जो DI/dt रेटिंग रहती है वो कितनी रहती है, 200 माइक्रो एम्पियर पर सेकेंड। तो जो अगर अधिकतम मान क्या है, 200 माइक्रो एम्पियर पर सेकेंड होता है, तो इससे अधिक रेटिंग होती है तो क्या होता है, थायरिस्टर नष्ट हो सकता है और इस तक इतनी रेटिंग तक को वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थायरिस्टर के स्पेसिफिकेशंस को पढ़ा। तो जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे और उनको आपको सॉल्व करना है। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस का उदाहरण देते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे निम्न में से एक अति उच्च गति की स्विचिंग स्पीड डायोड है, कौन सा हाई स्पीड डायोड या हाई स्विचिंग स्पीड डायोड है? पहला जेनरल डायोड, फोटो डायोड दूसरा, तीसरा है फास्ट रिकवरी डायोड और चौथा है टनल डायोड। तो जो हमारा इसमें फास्ट रिकवरी डायोड रहता है, इसकी स्विचिंग स्पीड क्या रहती है, बहुत अधिक रहती है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, फास्ट रिकवरी डायोड। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो SCR की तुलना में GTO के लाभ। तो जो हमारी SCR रहते हैं उसमें GTO की स्विचिंग स्पीड SCR से ज़्यादा होती है और जो GTO की टर्न ऑन स्थिति में जो DI/dt रेटिंग होती है SCR की तुलना में वह ज़्यादा होती है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन के अनुसार कि थायरिस्टर को जर्मेनियम से नहीं बनाया जाता या थायरिस्टर जर्मेनियम से नहीं बना होता है। तो पहला कारण क्या, मतलब पहला ऑप्शन क्या है, यह एक स्थिर अर्धचालक नहीं है। दूसरा, इसके साथ 5वें ग्रुप की डोपिंग नहीं की जा सकती। तीसरा, इसकी धारा हैंडल करने की क्षमता सिलिकॉन से कम है। चौथा, इसकी लीकेज धारा उच्च होती है। तो जो थायरिस्टर है उसे जर्मेनियम का नहीं बनाया जाता क्योंकि इसकी लीकेज धारा क्या है, उच्च होती है और थायरिस्टर सिलिकॉन का बना होता है। तो इसलिए हम जो थायरिस्टर यूज करते हैं वो क्या करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन की बात करें तो थायरेट्रॉन का थायरिस्टर समकक्ष है, क्या समकक्ष है? पहला SCR, दूसरा UJT, तीसरा डाइक, चौथा ट्राइक। तो जो थायरेट्रॉन रह रहा है वो किसके समकक्ष है, हमारे SCR के समकक्ष है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो थायरिस्टर एक ऐसा अर्धचालक स्विच है जो कि क्या करता है, एक देशीय और अस्थिर है, अर्थात यूनिलैटरल और अस्टेबल होता है। अगला अगर कोई बात करें कि जब कोई थायरिस्टर ऑन अवस्था में होता है तो उसमें गेट ड्राइव को क्या करते हैं, गेट ड्राइव को ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन है शक्ति की बचत हेतु हटा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हटाया या नहीं हटाया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है नहीं हटाना चाहिए क्योंकि वह थायरिस्टर को बंद कर देगा। चौथा ऑप्शन है बड़ी हुई हानियाँ एवं उच्च जंक्शन तापक्रम से बचने हेतु हटा देते हैं। तो जो हमारा जब कोई थायरिस्टर ऑन अवस्था में आता है तो हम उसके गेट ड्राइव को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया कि बड़ी हुई हानियों एवं उच्च जंक्शन तापक्रम से बचने हेतु उसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस रहे जिनको हमें ऑप्शन वाइजली सॉल्व करना है। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।